नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज का विषय है आंदोलन। किस विषय पर आंदोलन, कब कब आंदोलन, कितना, और आंदोलन का प्रारूप कैसा। मैंने आज विषय के अलावा और कोई चीज नहीं रखा, नहीं तो विषयांतर होने का खतरा रहता है। ताजा आंदोलन है किसानों का। यह पुराना आंदोलन है, कई बार हुआ है, और ये कोई नरेंद्र मोदी के जमाने में ही हो ऐसा नहीं है। याद करिए, यह राकेश टिकैत के पिताजी टिकैत साहब सीनियर बोट क्लब पर, जो पार्लियामेंट के सामने है, बैलगाड़ी के साथ पहुंच गए थे और बहुत दिनों तक डटे रहे थे। और भी कई तरह की कई आंदोलन, आरक्षण का आंदोलन हम लोगों ने देखा है। एक गुट एक तरफ कह रहा था आरक्षण हटाओ, और दूसरा गुट दूसरे तरफ कह रहा था कि आरक्षण बढ़ाओ। इन सब चीजों को देखते हुए एक बात आदमी निर्णय लेते कि भाई आखिर आंदोलन का प्रारूप क्या होगा, आंदोलन कितना होगा, किस किस विषय पर होगा, किसान किस लिए आंदोलन कर रहा है। दो बातें जब आपको बताऊंगा तो आप बाकी चीजों को रिलेट करने में आसानी होगी और समझ पाएंगे। देखिए, किसान कह रहा है कि हमको एमएसपी की गारंटी दीजिए। एमएसपी में क्या होता है? मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। मतलब आप मेरे बनाए हुए प्रोडक्ट, पैदा किए हुए अनाज को कितनी ऊंची कीमत पर खरीदेंगे। दूसरी इनकी मांग है कि आप एमएसपी पर संपूर्ण खरीदारी की गारंटी दीजिए। मतलब अगर आप 100 टन उपजाते हैं, 50 टन उपजाते हैं, तो वो सरकार उसको पूरी की पूरी खरीद ले मैक्सिमम सेलिंग प्राइस पर। सरकार की स्थिति भंडारण की इतनी मजबूत नहीं है कि वो भंडारण की व्यवस्था कर सके। जो थोड़ा बहुत खरीदते हैं, आप देखते होंगे टीवी में कि वो कोई चूहा खा गया है, कहीं बरसात में भीग रहा है, कहीं अनाज सड़ रहा है। लेकिन किसान को इससे मतलब नहीं है। वो सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि मेरे प्रोडक्ट को सबका सब खरीदिए एक मैक्सिमम सेलिंग प्राइस पर। किसानों ने इसमें यह नहीं कहा है कि मैं अनाज की गुणवत्ता बढ़ाऊंगा। मतलब सड़ा गला किसी तरह का अधपका कच्चा आप अनाज खरीदिए और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस पर खरीदिए और 100% खरीदिए। अब सवाल है कि किसान की मांग को अगर मान लिया जाए, देश में 15-20 करोड़ 50 करोड़ मैक्सिमम किसान होंगे। आप 15 से 20 करोड़ लोगों को खुश करने के लिए कोई चीज करेंगे। किसानों को मांग है कि मेरा ये बढ़ा दीजिए। मैं मानता हूं कि अगर 2 रुपया भी अगर बढ़ता है तो वह 2 रुपया 140 करोड़ लोगों को बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब आप 15 करोड़ लोगों के दबाव में आज झुकेंगे, कल 140 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। क्योंकि अगर अनाज का दाम बढ़ेगा तो मैं किसान नहीं हूं, लेकिन अनाज तो खाता हूं। जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं वो पेट में अन्न जाने के बाद ही कर रहा हूं। अगर पेट में अन्न नहीं जा पाएगा तो मेरे मुंह से बात नहीं निकल पाएगी। मुझे जीना है तो खाना है, और खाना है अनाज, और कोई चीज खाने का विकल्प नहीं है। फल फूल कुछ लोग ही खा कर रह पाते हैं, पूरा हर आदमी सिर्फ फलहार पर नहीं रह सकता। और फल भी तो किसान ही उगाते हैं, फल कौन सा अलग से आता है। मतलब हम किसान पर निर्भर हैं। मित्रों, मैं कई बार पहले भी कहा हूं, मैं जो चैनलों पर बोलता हूं, चैनलों पर भी कई बार कहा हूं कि मैंने किसी किसान भाई को इस बात के लिए आंदोलन करते नहीं सुना, देखा, जाना कि भाई जो ये पेस्टिसाइड, ये जो रसायनों का इस्तेमाल वो अपने खेतों में करते हैं, जिससे छोटे छोटे बच्चों में कैंसर हो रहा है। अब पहले हम लोग किसी किसी को सुनते थे कि कैंसर हुआ है, अब तो कैंसर वैसे लोग चलती भाषा में बोलते हैं जैसे आदमी घर जाने पर कहता है कि चाय लीजिएगा कि ठंडा। इतनी आसान भाषा में लोग कहते क्या करिएगा, पिताजी को कैंसर है। मेरे खुद के पिताजी कैंसर से मर गए। मेरे पिताजी दारू सिगरेट ऐसा कुछ उनमें नशा नहीं था। लोग कहा जाए दारू पीते हैं, कहा हाँ तो अतड़ी सड़ गई होगी। मेरे पिताजी दारू नहीं पीते थे, लेकिन कैंसर हो गया। खैर, पिताजी तो 85-86 वर्ष के होकर के कैंसर से मरे। यहाँ तो 85 महीने का बच्चे को सुनते हैं कि कैंसर हो गया। वो इसलिए कि वो रसायनों का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। कोई किसान इस बात पर आंदोलन नहीं करता कि हम
रसायनों के छिड़काव का बेजा इस्तेमाल ना करें, हमको इस बात की भी गारंटी चाहिए। आपने देखा होगा कि गिद्ध विलुप्त प्रजाति में आ गया है, अब गिद्ध कहीं नहीं है। पहले आप जब छोटे छोटे बच्चे होंगे तो सड़क से निकलते तो 100 500 की झुंड में गिद्ध बैठे रहते थे, डर लगता था निकलने में, कहीं चूहिया भी मरा 5-7 गिद्ध तो वहां आ जाते थे। गिद्ध पर्यावरण के लिए कितने फायदेमंद होते थे उसकी एक मानगी बताऊं कि पर्यावरण के लिए था कि मवेशी मरता था उसको फेंक दिया जाता था, गिद्ध आकर के उसके सारे मांस को खा लेते थे। मतलब अगर मांस बाहर रहेगा तो उसमें कीड़े पड़ेंगे, सड़न होगी, बदबू देगा और तरह तरह की बीमारी फैलेगी। लेकिन गिद्ध उसको खा करके उस सारे बीमारी को खत्म कर देते थे। फिर अस्थि पंजर रह जाती थी जिसको खाद बनाने वाली कंपनियां लेके जाती थी। अब गिद्ध मर गए क्योंकि उस मवेशी का मांस खाए जिसको इंजेक्शन लगाया गया था दूध देने के लिए, और वो इतना घातक था कि उसको खा करके गिद्ध मर गए। अब आप समझिए कि जिस मांस को खा करके गिद्ध की प्राणी लुप्त हो गई, फिर हमारी स्थिति पर क्या होता होगा, हमारे शरीर को कितना दुष्प्रभाव होता होगा, आप इस बात से अंदाज लगाइए। लेकिन किसान इस बात पर कभी आंदोलन नहीं किया। मैं कहता हूं मान लीजिए कि आज सरकार किसानों के सामने झुक जाएगी तो कल उस समोसा बेचने वाला कहेगा कि मैं 500 समोसा बना रहा हूं, सरकार मेरी समोसा खरीदे, उसकी गारंटी दे, नहीं तो मैं हड़ताल करूंगा। कल ऑटो टैक्सी वाला कहेगा कि मैंने यार लोन पर टैक्सी लिया है, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे टैक्सी में सरकार सवारी बैठावे, नहीं तो भाई मैं तो हड़ताल करूंगा। कल ये बड़े बड़े कल कारखाने कहेंगे कि भाई मैंने तो हजारों करोड़ रुपया का इन्वेस्ट किया है और आप मेरे ध्यान नहीं रख रहे, मेरे में मजदूर दीजिए, नहीं तो मैं हड़ताल करूंगा, और अभी सस्ते मजदूर दीजिए, मिनिमम का गारंटी दीजिए, ये मैक्सिमम मारो मिनिमम मांगेगा। तो सरकार किस चीज की गारंटी देगी मेरे समझ में नहीं आ रहा। मित्रों, किसान का मांग अगर माना जाए तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगा और देश श्रीलंका और पाकिस्तान बांग्लादेश की स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि लोक लुभावन नारों से स्थिति क्या बनती है यह श्रीलंका में साबित हो चुका है। लेकिन आपने यह भी देखा कि जैसे श्रीलंका में स्थिति बिगड़ी, वहां का राष्ट्रपति नोटों से भरा जहाज लेकर के उड़ गया और भूखमरी के लिए श्रीलंका के नागरिकों को छोड़ गया। श्रीलंका के लोग राष्ट्रपति भवन में कब्जा किए, वहां स्विमिंग पूल में तैरने के अलावा और कुछ नहीं मिला, क्योंकि माल तो उसने जहाज में लेकर के रफू चक्कर हुए। जहाज की स्थिति इतनी थी कि टीवी में दिखा रहा था कि नोट, सोना, चांदी, जवाहरात इतना भरा था कि जहाज उड़ नहीं पा रहा था, इतनी ज्यादा वजन हो गया था। तो पायलट ने बोला भाई साहब उड़ेगा नहीं, खतरा हो सकता है। तो उसने श्रीलंकाई करेंसी को रद्दी समझ के फेंक दिया था एयरपोर्ट पर। पता चला कि 30-40 बक्से नोट श्रीलंका के एयरपोर्ट पर छोड़े गए क्योंकि जहाज नहीं उड़ पा रहा। मतलब श्रीलंका की करेंसी रद्दी हो गई उसके में, मतलब विदेशी मुद्रा, सोना, चांदी जवाहर लेके भागा। लोक लुभावन नारों के चक्कर में आप उसको वोट देते रहे और वो आप ही के वोट की कीमत पर देश को लूटता रहा, दीमक की तरह से खाता रहा और देश खोखला हो गया। असल में क्या है स्थिति पहले समझ लीजिए। विदेश में कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जो हमारे बढ़ती प्रकोप, बढ़ती प्रभाव से दुखी हैं, क्योंकि हमने दुनिया को दुखी किया है। चांद के दक्षिण ध्रुव पर अपना सैटेलाइट उतार देना और वहां के रहस्यों का गहन जांच करना, दुनिया के नामी गिरामी तकनीक के क्षेत्र में महारत हासिल कर चुके लोगों के पेट में बड़ा दर्द हो रहा है कि मैं तकनीक में दुनिया का सबसे ऊंचा था और चांद के साउथ पोल पर भारत उतर गया। दुनिया के उन तमाम तकनीक से लैस स्व घोषित लोगों को इस बात का चिंता है कि मेरा 100 करोड़ में अगर मून मिशन कामयाब हुआ तो भारत का 5 करोड़ में हुआ है। मतलब हमारे प्रधानमंत्री ने प्राउडली अनाउंस किया था कि हम मंगल ग्रह पर जो गए हैं वो दिल्ली में ऑटो रिक्शा से भी कम पैसा लगा है। मतलब 20 किलोमीटर ऑटो रिक्शा का जितना भाड़ा लगता है एवरेज में, उस मतलब प्रत्येक किलोमीटर का जो भाड़ा हमारे दिल्ली में ऑटो में लगता है, चांद पर जाने में उससे कम खर्चे पर हम चले गए। दुनिया इस बात के लिए चिंतित है और दुनिया तकनीक बेच करके धनी हो रहे हैं और हम तकनीक से लैस हो जाएंगे तो दूसरे की तकनीक नहीं खरीद पाएंगे। तो उसके लिए हमारा अस्थिर होना बड़ा जरूरी है और अस्थिर तब होंगे जब हमारे देश में तरह तरह के मुद्दे पर हड़ताल किया जाएगा। परमाणु विद्युत षड्यंत्र चलाने के लिए हमारे यहाँ जब तमिलनाडु में यूरेनियम से संचालित बिजली घर खोला गया तो दुनिया को बड़ा चिंता हुआ
कि यार जहां हमारा 8 रुपये 9 रुपये यूनिट होगा, यहाँ तो पहले 8 पैसे 9 पैसे पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ खर्चा ही नहीं है। तब विदेशी एजेंसियों ने हमको जमीन के विस्थापन के मुद्दे पर हड़ताल करवा दिया, और वो पाया गया कि विदेश से लोगों ने फंडिंग किया है। अभी हमारे देश के कुछ प्रबुद्ध पत्रकार, जिनको लोग कहते हैं कि ये प्रखर पत्रकार है, ऋणविहीन नहीं है और सरकार का तलवा चाटने पर मजबूर नहीं हुए हैं, उन सब लोगों में से बहुत लोगों के खाते में विदेश से पैसा आया है और मनी ट्रेल पर कई लोग गिरफ्तार हुए हैं और कई लोगों पर केस दर्ज है। इन सब चीजों को हम नहीं देख पा रहे हैं, और किसानों के अंधभक्ति में या चुनाव के लालच में हम उसका समर्थन कर रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि हमारे देश में चरित्रहीन विपक्ष है। विपक्ष का कोई चरित्र नहीं है, उसका सरकार के हर मुद्दे पर विरोध करना और विरोध के माहौल को आग में घी डालने का काम है, वो चाहे देश के हित में जाए या देश के अहित में जाए। हमारा विपक्ष ये नहीं सोच रहा है। तो मित्रों, किसान का आंदोलन बेमतलब है, फर्जी है और किसानों का नहीं है, क्योंकि असली किसान खरीफ रबी की फसल की फाइनल तैयारी में है। इसको बोलते हैं फाइनल टच। इसी टाइम का अंतिम पानी खेत में जाएगा, तब जाकर गेहूं हृष्ट-पुष्ट होगी, क्योंकि गेहूं अब 15 से 20 दिन में कटने के लिए आया है। तो जो लोग अपने खेत में रबी की फसल की बुआई के दिन से अब तक उसका सेवा कर रहे हैं, वो खेत को नहीं छोड़ सकते अगर वो किसान है। मतलब उस किसान की स्थिति वही है कि 9 महीना की प्रसव पीड़ा में 8 महीना गुजार देने वाली माँ से कहोगे कि अब इसको एवर्सन करा दो, गिरा दो, अब कौन है तो वो नहीं करेगी, क्योंकि वो करेगी जब 8 महीने की तकलीफ उठा लिया तब 1 महीने में और क्या जाता है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। आप उस माँ से पूछिए कि 8 महीने के गर्भ को गर्भपात कराएगी। तो असली किसान जो रबी की बुआई से लेकर के फसल की तैयारी तक किया है, वो सड़क पर हंगामा करने आएगा। और कुछ खास वर्ग के लोग ही क्यों आते हैं? कुछ मामला ऐसे है जो सोचना पड़ेगा। दाल तिलहन की आयात हम बाहर से करते थे, ज्यादातर कनाडा से आता था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने दाल उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर कर दिया है। तो कनाडा की कंपनियां जो वहां से यहाँ दाल भेजती थी और मोटी कमाई करती थी, उसके कमाई पर प्रभाव पड़ा है, तो वो तिलमिलाई हुई है। और कई जगहों से हम युद्धक विमान खरीदते थे, अब हमारा तेजस दुनिया खरीद रहा है। तो विमान बनाने वाले कंपनियों को मिर्ची लगी है कि जो देश हमसे खरीद रहा था अब हम उससे खरीद रहे हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा उन्नत विमान बनाने वाली कंपनी ने हमसे तेजस लिया है, क्योंकि इतनी हल्की मारक क्षमता वाला और इतना उपयोगी विमान दुनिया ने बनाया ही नहीं, सोचा नहीं, जो हमने सोचा नहीं कर दिया है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि कोरोना काल में दुनिया की सबसे बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था वाली कंपनी हमारे हाथ का कटोरा लेके बैठी थी कि पैरासीटामोल हमें दे दीजिए, और हमने उनको दिया। अब इन सब चीजों में बढ़ती प्रकोप और प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास को ना तो देश का विपक्ष पचा रहा है, ना विदेश का हमारा दुश्मन देश पचा रहा है। तो आक्रमण चहुओर है। अभिमन्यु चारों तरफ से चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। अगर इस टाइम उसका मदद ना किया गया तो महाभारत में जो अभिमन्यु का हश्र हुआ था वही होगा। भारत महान में अपने अभिमन्यु की रक्षा करे और उसके चक्रव्यूह को तोड़ने में मदद करे, और वो तभी होगा जब अपने लोगों को समझाए और इस साजिश से उन्हें अवगत कराए कि साजिश कितनी गहरी है और साजिश की परतें कितनी नीचे तक है, और इस साजिश में सफल ना हो और इस साजिश को सफल ना होने दें। मतदान के टाइम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो उचित मतदान करेंगे। एक किसान ने सरेआम समाचार चैनल पर कहा है कि देखिए, मेरा उद्देश्य मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना है, क्योंकि राम मंदिर के बाद मोदी की लोकप्रियता दुनिया में कई गुना बढ़ गई है, और यह आंदोलन चुनाव के इन पहले मोदी के लोकप्रियता को कम करने में सहायक सिद्ध होगा। हमारा और कोई मानना नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि चुनाव के इन वक्त पहले अगर हम किसानों को सड़क पर ले आकर के कुछ हंगामा कर दें तो मोदी की लोकप्रियता में कमी आएगी और हमारा उद्देश्य सफल हो जाएगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये उस किसान का वीडियो जिसने समाचार चैनलों को कहा है, मैं तो कोई स्टिंग ऑपरेशन में नहीं है, वो खुलेआम यह बात कहा है। तो साजिश को समझिए, और जो लोग किसान के मांग का समर्थन करते हैं वो सोच लीजिए कि किसान के मांग का समर्थन करने का मतलब है कि आपको 100 रुपये किलो आटा खरीदना पड़ेगा,
200 रुपये किलो चावल खरीदनी पड़ेगी और 300 रुपये किलो तेल खरीदना पड़ेगा। तब यह मत कहिएगा कि यह सरकार महंगाई मार रही है, और आप गाना मत कहिएगा कि सैया तो बहुते कमाते हैं, महंगाई डाइन खाया जाता है। यह ना कहना पड़े या ना गाना पड़े, इसलिए किसानों को कहिए कि आपको किसने कहा था कि आप खेती करिए, आपको किसने कहा था कि खेत करके सरकार को मजबूर करिए। अगर किसान मजबूर करेगा तो कल हर आदमी सरकार को मजबूर करेगा, और अगर सरकार रीढ़ विहीन हो गई तो वो दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए सरकार को मजबूती देने के लिए अपना समर्थन दीजिए और इस बेमतलब के बेबुनियाद हड़ताल का विरोध कीजिए और सरकार का साथ दीजिए। देखिए सरकार का साथ से आपको क्या क्या लाभ मिलता है। धारा 370 जिसको सोचा नहीं जा सकता था, इस सरकार ने एक झटके में हटा दिया। 500 साल के संघर्ष के बाद राम मंदिर बनेगा यह कल्पना में नहीं था। यही विपक्ष पूछती थी कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख कौन सी बताएंगे। आज राम मंदिर में पूजा हो रहा है, और छोड़िए पावन पवित्र अयोध्या धाम में नहीं, आबू धामी इस्लामिक राष्ट्र में सनातन का मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। बुर्ज खलीफा पर भगवान राम का पोर्ट्रेट किया जा रहा है। इन सब को देखते हुए इस सरकार का समर्थन कीजिए, देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक का साथ दीजिए, और इससे भी ज़्यादा उन्नत काम देखिए, क्योंकि मोदी पार्लियामेंट के अंतिम सत्र में कहे हैं कि सुनिए हमारा तीसरा कार्यकाल इससे भी ज़्यादा प्रभावी होगा और इससे भी ज़्यादा ऐतिहासिक फैसले वाला होगा। तो क्या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा होगा? क्या बलूचिस्तान और भूटान हमारा होगा? क्या श्रीलंका का वो भाग जो परेशान है वो हमारे पास होगा? और क्या जो नवीन पार्लियामेंट में वो जो भव्य अखंड भारत का नक्शा मेन गेट पर रखा गया है, क्या वो सब हमारा होगा? विचार जरूर करिएगा। मुझे तो लग रहा है कि शायद हमारा होगा, क्योंकि मोदी है, जो कहते हैं वो अवश्य करते हैं, और जो नहीं करते उसको तो करते ही करते हैं, क्योंकि कई चीज़ें उन्होंने नहीं किया था। नोटबंदी कहाँ चुनाव घोषणा पत्र में था, कर दिया ना। कहाँ नोटबंदी, कर दिया ना। तो कई चीज़ें हैं जो मोदी नहीं कहे हैं लेकिन किए हैं। तो देखते जाइए और सरकार का साथ दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। और अंत में जय श्री राम तो बोलिए, क्योंकि मंदिर वहीं बनाएंगे, एक नारा करने वाले मंदिर बना दिए हैं और आपके दिलों में मंदिर बसा दिए हैं। जय जय श्री राम।